नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। थाना कोतवाली नगर के ग्राम बद्दपुर में अवैध असला दिखाकर इंटरलॉकिंग के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध असला व कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। बात करें घटना की तो 4 जनवरी 2023 की घटना है, जहां उप निरीक्षक रफीक अहमद और पुलिस बल द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि बद्दपुर के रास्ते पर सरकारी इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें रमेश सिंह स्वर्गीय रामानंद सिंह निवासी बद्दपुर थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ द्वारा अवैध शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए मौके पर उपस्थित लोगों को गाली देते हुए इंटरलॉकिंग की ईंट उखाड़कर फेंक दिया तथा धमकी देते हुए कार्य रुकवा दिया है। इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचना प्रारंभ किया गया और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के महादेवपुर गांव निवासी विनोद उर्फ पथरू उम्र लगभग 45 वर्ष दिनांक 6 जनवरी शाम लगभग 6 बजे के आसपास मढ़िया बाजार से अपने गांव महादेवपुर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में ही जोहपतपुर पुलिया के पास दबंगों ने उस पर हमला बोल दिया। पीड़ित का आरोप है कि गाँव के ही एक व्यक्ति से उसका जमीनी विवाद चल रहा है। उसके पक्षी दबंग किस्म के हैं और कुछ दिनों पूर्व उन्होंने उसे धमकी दिया था। पीड़ित का कहना है कि 5 लोगों ने उस पर एक हमला बोल दिया और उड़ाकर मारने लगे। व्यक्ति किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। मामले की सूचना स्थानीय ग्रामीण द्वारा डायलॉग 112 की पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुट गई। हालांकि अभी तक मामले में किसी प्रकार का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी है। पीड़ित व्यक्ति ने उच्च अधिकारियों से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। सुनते हैं कि पीड़ित व्यक्ति ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? पथरू। कहाँ के रहने वाले? महादेवपुर। क्या मामला हुआ, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हुई है 4-5 दिन पहले हमसे झगड़ा हुई थी, जमीन का विवाद था और जिसमें हमको वहाँ घेर के लोग मारने लगे। जिसमें जो है जिलाजीत यादव हैं और सुरेश यादव हैं और एक उनका क्या नाम, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। क्या लोग थे? वो लोग 5 लोग थे। 2 मोटरसाइकिल वहाँ कोर्ट के बगल में खड़ी थी। उसमें से कितने लोगों को आप जानते हैं? एक विकास है। कितने लोगों को आप जानते हैं? वो 3 लोग हम जानते हैं और तरियाली हमको सब खेत में हमने कुछ के भाग गया और बोलते हैं ताला बच के भाग जा रहा है। हाँ। तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दिया है? पुलिस को हमने सूचना अभी फोन किया, अभी तक नंबर नहीं आई है। अभी नहीं आई है जी। तो ये मारपीट की घटना आपके साथ क्यों हुई है, कुछ जानकारी है आपको? वो हमारी जमीन का थोड़ा भी बात चल रहा था और धमकी भी दे रहे थे तुम मार जाओगे। अच्छा। और हम बढ़िया से आ रहे थे, वहाँ हमको लोग घेर लिए थे। तो आपको धमकी दिए थे, आपने इसकी शिकायत की थी पुलिस? इसकी शिकायत पहले हमने नहीं किया था। अच्छा जी। तो अब आप क्या चाहते हैं मामले में? अब हम चाहते हैं अब 100 नंबर आवे और छानबीन करे और जो कार्रवाई करना हो करें, खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी। अच्छा, ठीक। शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए जहां जिलाधिकारी ने नगर पंचायतों व नगर पंचायत में नगर पालिका में अलाव की समुचित व्यवस्था कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं नगर पंचायत के अलाव और लकड़ी की व्यवस्था को देखकर वासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसे लेकर आज शनिवार को व्यापार संगठन के दर्जनों लोग नगर पंचायत कार्यालय पर पहुंचे। नगर व्यापार संगठन के अध्यक्ष नवनीत जायसवाल ने बताया कि यहाँ व्यापार संगठन के लोग आज उपस्थित हुए हैं। नगर पंचायत में अब तक जो भी अलाव और लकड़ी की व्यवस्था की गई है वो बहुत कम है। नगर पंचायत के कुछ स्थानों पर ही अलाव जलाए जा रहे हैं, जिसे लेकर नगर पंचायत कार्यालय से यह जानकारी दी गई कि अलाव जलाने के लिए इस समय कोई बजट नहीं है। नगर पंचायत में जो भी अलाव की व्यवस्था की गई है वह नगर कर्मचारियों के अपने बजट किसके अलाव जलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं कराई जाती तो व्यापार मंडल स्वयं अलाव की व्यवस्था करेगा, क्योंकि निकाय चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद नगर अध्यक्ष का अधिकार समाप्त हो जाता है और सारी जिम्मेदारी शासी अधिकारी की होती है। ऐसे में नगर प्रशासन द्वारा अलाव की समुचित व्यवस्था न किए जाने को लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसके पूर्व में भी नगरवासियों द्वारा शासी अधिकारी के नाम अलाव जलाने को लेकर ज्ञापन सौंपा जा चुका है। आइए सुनाते हैं कि नगर व्यापार संगठन के अध्यक्ष नवनीत जायसवाल ने क्या कुछ कहा। टाउन एरिया ऑफिस में आए थे, क्या मांग थी, किस लिए आए थे, इसके बारे में बताइए। हमारी व्यापार संगठन की टीम टाउन एरिया ऑफिस पे इसलिए आई थी क्योंकि ठंडक को देखते हुए हम लोग को ये प्रतीत हुआ कि मार्केट में अलाव की व्यवस्था सही रूप से नहीं की गई और जिसके जानने के लिए हम लोग टाउन एरिया ऑफिस पे आए थे कि टाउन एरिया ऑफिस की तरफ से लकड़ी की क्या व्यवस्था है। अगर है तो टाउन एरिया ऑफिस गिरवाए, नहीं तो हम लोग व्यापार संगठन की टीम की तरफ से सब जगह जहाँ भी कोशिश हो, जिसको भी ठंडक से बचने के लिए सब जगह हर मोहल्ले हर तरफ गिरवाए। क्या यहाँ से जानकारी दी गई आपको? यहाँ से जानकारी ये मिली कि टाउन एरिया पंचायत की जो धनराशि है इस समय कोई सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं है। जो भी लकड़ी जहाँ गिर रही है टाउन एरिया के सारे कर्मचारी अपने बजट से गिरा रहे हैं। उनको पैसा कब मिलेगा नहीं मिलेगा ये उनको भी नहीं मालूम, लेकिन ये है सरकार की तरफ से कोई लकड़ी की व्यवस्था ठंड से बचने के लिए यहाँ सुपर सीट होने के बाद कुछ नहीं की गई है।
सुपर सीट में ये होता है कि नगर पंचायत के जो मेन अधिकारी ईओ है उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी हो जाती है। नगर पंचायत अध्यक्ष जो है उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, इसलिए ईओ के ऊपर ही सारी सब जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ सरकार की तरफ से कोई भी धनराशि अलाव के लिए उपलब्ध नहीं है। निजामाबाद तहसील क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां फरिया स्टेशन पर आज पहली मालगाड़ी का माल FCI का 42 वैगन चावल की रैक आई। माल बाबू फरिया अर्जुन मौर्य ने मालगाड़ी के पूजन अर्चन किया। फरिया में पहली बार पहली बोरी चावल उतरवाया और बताया कि आज पहली गाड़ी चावल लदी आई है, जिसे खाली कराया जा रहा है, जिसको ले जाने के लिए सैकड़ों ट्रक आकर फरिया स्टेशन पर खड़े हुए हैं, जो यहाँ से लेकर आजमगढ़ FCI गोदाम पर जाएंगे, जिसको लादने और उतारने के लिए लगभग सैकड़ों मजदूर लगे हुए हैं। RPF इंस्पेक्टर विक्रम यादव ने बताया कि आज से यहाँ पर हमारी फोर्स जाकर माल की देखभाल करेगी। मालगाड़ी से फरिया में माल उतरते देखने के लिए क्षेत्र के लोगों की भीड़ लगी हुई थी। फरिया प्रधान पूर्वकरण ने कहा कि अब क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। नाम है सर? अर्जुन मौर्य। कौन सा पद है सर? GS फरिया में हूँ। अच्छा, माल बाबू माल अधीक्षक फरिया। जी जी। तो आज पहले दिन यहाँ पे माल आया हुआ है? हाँ, मालगाड़ी आज हमारी पहली बार आई हुई है, पहली रेक हमारी। जी जी। जो फिरोजपुर डिवीजन से आई हुई है। जी जी। तो यहाँ तो लगभग रैक कितनी आई हुई है? 41 वैगन लोडेड है, ये चावल की रेक है। जी जी। तो आज से शुरुआत हो गई? हाँ, आज से हम शुभारंभ किए हैं फरिया साइडिंग का, अनलोडिंग के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए। तो उसमें सर वो समस्या नहीं है जैसे उद्घाटन नहीं हुआ है या होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ 10 तारीख का प्लान रखा गया है। 10 तारीख को हमारा सेशन चालू हो जाएगा, CRS इंस्पेक्शन वगैरह होगा। हाँ, वही CRS साहब ने आपको बताया कि हम जो है 10 को आएंगे। जी 10 का है, बट आजमगढ़ क्लोज करके आज फरिया चालू कर रहा था। तो ये हमारी क्योंकि FCI से बातचीत हुई थी, उनका अर्जेंट था माल का, तो उसकी रेक यहाँ के लिए बुक कर ली गई और डिलीवरी यहाँ दी जाएगी। जी। तो आज से आजमगढ़ क्लोज, फरिया स्टार्ट? हाँ, आपको बता दूं 29 के बाद ही आजमगढ़ क्लोज हुआ है। अच्छा जी। पेपर इसलिए फर्स्ट ट्रैक फरिया का है, आज आना हुआ है, तो आज से ही फरिया स्टार्ट मान लिया जाए। ठीक, धन्यवाद सर। सर, फरिया रेलवे स्टेशन पे आज से माल उतरेगा? जी, आज से पहला रैक ये सामने खड़ा हुआ है। पहला रैक जो है आज आया है। जी जी। और आज से यहाँ लोडिंग का काम शुरू होगा। वहाँ आजमगढ़ में था तो जगह भी कम थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, इसलिए स्थान इस तरह का बना है कि काफ़ी स्पेस भी है। यहाँ से गाड़ियाँ बाहर शहर से बाहर चली जाएंगी। जी जी। और जितने भी यहाँ ट्रकें हैं, सारी चीज़ें, और यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है। सुरक्षा भी के दृष्टिकोण से हम लोगों की भी व्यवस्था यहाँ है, ड्यूटी हम लोग भी लगाएंगे। तो सर, आप लोगों की ड्यूटी आज से लग गई है? आज से ही लग गई है। तो सर, आप लोगों की ऑफिस वगैरह कहाँ फरिया में ही रहेगी कि आजमगढ़? फरिया में हमारे यहाँ दो स्टाफ जो है तो 24 घंटा के लिए 7 दिन तक लगातार माउंट होंगे। उसके बाद फिर उनकी चेंजिंग किया जाएगा हमारे प्रभारी महोदय के आदेशानुसार। जी। और यहाँ से सुरक्षा व्यवस्था एकदम बिल्कुल सुदृढ़ रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ कोई इस तरह की बात है। जी, आज यहाँ जो उतरने का है, यहाँ सारा रैक आएगा जो भारत सरकार रेल मंत्रालय का है। अधिक से अधिक जो है वो रैक उतरे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ काफी जो है रैक उतरेगा और काफी जो है वो लेबर भी यहाँ काम करेंगे। और शहर के बाहर सारी चीजें जो है मतलब गाड़ियाँ जाती रहेंगी, उनको भी कोई व्यवधान नहीं होगा। तो सर, यहाँ पर डे कितना माल उतरेगा, कुछ एक आइडिया लमसम? अब पर डे के लिए आज तो 42 रैक आया है। एक रैक में 42 डिब्बे हैं। जी। उसके बाद इसी तरह से आता रहेगा। सीमेंट का अलग आएगा। फिर ये आज FCI का आया है। अच्छा, FCI आज FCI में भी चावल आज आया है। जी। जो ये FCI गोदाम जो बना है चिल्ड्रन कॉलेज के पास, स्टेशन के पास में। जी। यहाँ से उतार करके वहाँ ठेकेदार वहाँ ले जाएंगे FCI में। जी। FCI के बाद फिर वहाँ से वितरण होगा, जहाँ जिस कोटेदार को जितनी आवश्यकता पड़ेगी आदेशानुसार DM साहब के, वो अपना जाता रहेगा। ठीक सर, आपका स्वागत है। और सर, अपना शुभ नाम बता दें। विक्रम यादव, सब इंस्पेक्टर RPF आजमगढ़। विगत 25 वर्षों से निरंतर वस्त्रदान अभियान चलाने में संलग्न भारतीय रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने इस वर्ष भी यह अभियान बृहद रूप में चला रखा है। इसमें संगठन के पदाधिकारी नगर के विभिन्न स्थानों पर स्टॉल आकर वितरण का कार्य कर रहे हैं। इसके तहत आज पहाड़पुर चौराहे पर लगे स्टॉल से वस्त्र वितरण का लाभ सैकड़ों जरूरतमंदों ने लिया। इस अभियान का नेतृत्व कर भारत रक्षा दल के जिला महासचिव रवि प्रकाश ने बताया कि संगठन ने अपने कार्य के एजेंडे में इसे शामिल कर रखा है। इसमें हम लोगों के घरों से ऐसे कपड़े, जूते, खिलौने जो उनके
काम में नहीं है, फैशन से बाहर हो गए हैं या छोटे हो गए हैं और वो किसी काम आ सकते हैं, तो उसे लेकर हम लोग विभिन्न माध्यमों, कार्यक्रमों व व्यक्तिगत संपर्क करके जरूरतमंद तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे इस अभियान में बड़ी संख्या में लोग पुराने कपड़े, गर्म कपड़े, कंबल, जूते, खिलौने आदि हम लोगों को देते हैं। इस वर्ष हमें कपड़ों के साथ 250 नए कंबल भी लोगों ने दिया, जिसे हमारे कार्यकर्ता पात्र लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हाँ सर, आपका परिचय? मैं रवि प्रकाश, जिला महासचिव भारत रक्षा दल। ये कपड़े को लेकर क्या भीड़ लगी हुई है, क्या कर रहे हैं आप लोग? जैसा आप लोग को ज्ञात होगा कि भारत रक्षा दल लगातार 25 वर्षों से जनता की सेवा में लगा हुआ है। इसी क्रम में हम प्रत्येक जाड़े के मौसम में लोगों के बीच जाते हैं, उनके अनुपयोगी गर्म कपड़े, खिलौने और जूते लेकर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको ज़रूरत है जाड़े के मौसम में, ताकि उनको भी जाड़े का सामना करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। विभिन्न तरीकों से हम जनता के बीच जाते हैं, स्टॉल लगाते हैं या व्यक्तिगत संपर्क करते उन तक गर्म कपड़े, खिलौने और जूते पहुंचाते हैं। इसी बीच हमको नगर के जागरूक लोगों द्वारा 250 कंबल भी मिले हैं, जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से ज़रूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं और ये जाड़े के मौसम के जारी रहने तक हमारा अभियान भी जारी रहेगा। धन्यवाद। श्रावस्ती में दहेज के लिए विवाहित को छत से नीचे ढकेला गया है। घायल महिला को रेफर कर दिया गया है। पति पर पत्नी को छत से ढकेलने का आरोप है। छत से धक्का देने से पहले महिला से मारपीट भी की। ससुराल जन आए दिन विवाहिता पर दहेज लाने का बनाते थे दबाव। 3 वर्ष पूर्व मॉडर्न थाना के बगहा निवासी विनोद कुमार से हुई शादी। घायल महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल बहराइच रेफर किया गया है। नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती के बगहा का मामला बताया जा रहा है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कस्बा में स्थित केएन सिंह महिला महाविद्यालय पर 245 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। स्मार्टफोन पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल गए। शनिवार की सुबह 11 बजे श्री केएन सिंह महिला महाविद्यालय पर समारोह पूर्वक स्मार्टफोन का वितरित किया गया, जिसमें कमलनाथ सिंह शिक्षण संस्थान के चेयरमैन राज बहादुर सिंह व विद्यालय के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने बीएड, बीएससी, बीए व बीटीसी के 245 छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। इस दौरान डॉक्टर सर्वेंद्र बहादुर सिंह ने छात्राओं को स्मार्टफोन देते हुए तकनीकी ज्ञान से दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेने और स्मार्टफोन से सदुपयोग करने पर बल दिया। इस दौरान प्राचार्य डॉक्टर गोविंद तिवारी सहित विद्यालय के छात्रों ने नीलम यादव, नेहा, अंकिता, श्वेता, खुशबू, अंजलि, सपना, अनुप्रिया, शालिनी सहित सैकड़ों की संख्या में छात्राओं को स्मार्टफोन पाकर चेहरे खिल गए। सर, किस तरह का स्मार्टफोन बांटा गया समाज? मैं डॉक्टर गोविंद तिवारी, प्राचार्य श्री केएन सिंह महिला पीजी कॉलेज जैनपुर। आज मेरे कॉलेज में स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बीएड, बीएससी और बीए जो फाइनल ईयर की छात्राएं पास कर चुकी हैं, उन्हीं को आज स्मार्टफोन वितरण किया गया है। यह सरकार का उपक्रम है जो सरकार ने प्रोवाइड कराया था मुझे, वह आज सब बच्चों को वितरण किया गया। सर, जिन बच्चों को स्मार्टफोन मिला, क्या संदेश रहेगा सर? यह स्मार्टफोन बीएड फाइनल ईयर और बीएससी फाइनल ईयर और बीए फाइनल ईयर की छात्राओं को दिया गया। सरकार का यह उपक्रम है कि बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल बनाया जाए, उसी के तहत जो है स्मार्टफोन वितरण किया गया। ठीक सर। आजमगढ़ में मां शारदा ब्रह्मदेव सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित वेदांता इंटरनेशनल स्कूल पर स्वर्गीय शारदा देवी की पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने दीप जलाकर व दिखाकर माल्यार्पण कर नमन किया। तत्पश्चात एकेडमी हेड RF शर्मा सहित सभी ने केक कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए वहां की महत्ता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में जरूरतमंदों में कंबल वितरण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। गायत्री परिवार द्वारा सुंदरकांड का पाठ करके स्वर्गीय शारदा देवी की पुण्यतिथि मनाई गई व श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। ज्ञात हो कि स्वर्गीय शारदा देवी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। 2 बार 4 धाम की यात्रा के साथ ही तमाम साधु संतों का घर पर प्रसाद सेवन कराने के साथ ही दान पुण्य करती थी। इसी क्रम में निजी आवास सिधारी पर परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों द्वारा सभा कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इसके साथ ही वनवासी छात्रावास में सभी बच्चों के साथ भोजन कर स्वर्गीय शारदा देवी को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। बुलंदशहर में रात में मार्मिक तस्वीर भी सामने आई। डीएम ने रेन बसेरों में भिजवाए फुटपाथ ओवर ब्रिज के नीचे सो रहे कई बेबस महिला और बच्चे। डीएम ने रेन बसेरा का भी जायजा लिया। रेन बसेरा में आराम करते मिले लोग, 2 रेन बसेरों में खाली पाए गए बिस्तर, इन रेन बसेरों में नहीं मिले लोग। रेन बसेरों के आसपास चलता मिला अलाव। डीएम ने फुटपाथ आदि स्थानों पर मिले लोगों को कंबल भी बांटे। रेन बसेरों की जाँच के लिए निकले, क्या निकल के सामने आया है? जैसा कि आप देख रहे होंगे, पिछले कई दिनों से काफ़ी ठंड पड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर नगर पालिकाओं में और अन्य जहां भी भीड़ भाड़ की जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं। रैन बसेरों में रजाई रहे, गद्दे रहे, वहां प्रॉपर साफ सफाई रहे और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था रहे। ये देखने के लिए हम लोग प्रतिदिन इसका निरीक्षण करते हैं और आज भी उसी के क्रम में यहाँ निरीक्षण किया गया है बुलंदशहर नगर पालिका परिषद में, जो हमारे 4 रैन बसेरे बने हुए हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, DAV ब्रिज के नीचे जहाँ कि लोग रात में आकर के रुकते हैं, अलाव चल रहा है कि नहीं चल रहा है,
जनता को कोई असुविधा ना हो। तमाम लोग होते हैं जो काम पे निकले होते हैं या कहीं से आ रहे होते हैं, इस ठंडक में चूंकि रात में बसें नहीं चल रही हैं तो रैन बसेरों में रुकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और ये सुनिश्चित कराना हमारी जिम्मेदारी है। इसी का निरीक्षण करने के लिए मैं, मेरी टीम, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, SDM सदर हैं, नगर पालिका के EO साहब हैं, सारे लोग निकले हुए हैं और मेरा सभी से यही निवेदन है अपने साथी अधिकारियों से कि जब क्राइसिस का टाइम हो तो थोड़ा मेहनत और करनी चाहिए। सभी लोग नगर जो व्यवस्था सरकार ने की हुई है वो आम नागरिक को उसकी सुविधा मिले, ये सुनिश्चित कराने के लिए ही लोग यहाँ क्षेत्र में आए हुए हैं। सर, ब्लैंकेट भी बांटे गए हैं जो रैन बसेरे से बाहर लोग थे। बुलंदशहर जनपद को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए मिले हुए हैं कंबल बांटने के लिए और जो भी गरीब हमारे पूरे जनपद में जो भी गरीब भाई हैं उनको हम लोगों ने चिन्हीकरण किया है। माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कंबल का भी वितरण किया जा रहा है और अभी आपने देखा होगा DAV ब्रिज के नीचे कुछ गरीब लोग थे, हालांकि उनके पास पहले से रजाई इत्यादि था, फिर भी वो काफ़ी गरीब थे, उनको हम लोगों ने कंबल बांटा है और जो भी गरीब व्यक्ति हैं या पात्र व्यक्ति हैं उनको हम कंबल जरूर देंगे। आपको भी ऐसा कोई लगे कि अमुक व्यक्ति गरीब है या वो पात्र है, उसे कंबल मिलना चाहिए, हम आप लोगों का भी आह्वान करते हैं कि आप हमको बताइए, हम अपने तहसील के माध्यम से उसके यहाँ कंबल या जो भी साधन है ठंडक से बचने के जरूर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनपद मैनपुरी की थाना क्षेत्र में कितने संतान महिला द्वारा बच्चे को गोद लेने के विवाद में संग्राम हो गया। इसमें दो पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक पक्ष लाठी डंडों के हमले से ज्यादा घायल बताया जा रहा है। थाने पर सुनवाई न होने पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर अपर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल मामला दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वायरल वीडियो का मामला थाना क्षेत्र के ग्राम मदरावली का बताया जा रहा है। क्या हुआ था? मेरे कोई बच्चे नहीं हैंगे तो उसका बच्चा आ गया घर पे, तो मैंने खिलाया तो वे आएगी तीनों चारों मेरे घर पे मुझे गिरा के मारा। मेरे घर पे कोई था नहीं। तो फिर बहुत तेज लड़ाई भाई। मेरे घर पे न देवर थे न नंद थी, बड़ी बूढ़ी सास थी और मतलब मायके के आए गए। तो ने मेरी सास को डंडा लठिया लेकर गए, मार भी निकला। अच्छा, एक दिन पहले झगड़ा हुआ, फिर दूसरे दिन फिर मारपीट की गई। अच्छा, और फिर कितने लोग घायल हैं आपके परिवार में? 5-6 लोग हैं और बच्चा मेरे देवर है वो घर पे है। अच्छा, और नंद को तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी आप? हाँ। क्या हुआ, कुछ रिपोर्ट दर्ज हो पाई कि नहीं? कुछ नहीं हुआ, वो गए थे, वो बिन ने मुझे बोलने नहीं दिया कुछ। अच्छा। घर पे गए और वे लोगों ने कही निखारा छुरी टॉचिया निखारा सब चले आए, कुछ हुआ नहीं। ये लोग फिर मैं देवर आए आज दिल्ली से, मुझे सभी लोगों को मारो। फिर आज मामू ने बुलाया, फिर ये लोग आए, फिर मन गए थाने। सुबह ने रिपोर्ट कुछ नहीं दी कि लिखी नहीं गई। अच्छा, तो अभी कप्तान साहब से मिलने आई हो, शिकायत करने आई हो? ठीक, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? हाँ, कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस। कहाँ के रहने वाले हो? कौन थाना पड़ता है आपका? करेर। अच्छा, जो आपके साथ मारपीट की गई है, क्या पूरा मामला है, बताएंगे जरा? मारपीट ऐसे ही बच्चों के बाद से लड़ाई हुई, बच्चों ने ले लिया गोदी में लेने के अलावा ये कही कि हमारा बच्चा क्यों छुआ। फिर ऐसे धीरे धीरे चेचे में हो गई, चेचे में के अलावा बिन्ने पकड़ के सबको गिराई ली। अच्छा, 5-6 आती हुई, बिन्ने गुड़ेल मारी और कोई आते हुआ तो नहीं। किसको मारा है पहले? बच्चे की बहू को, मेरे बच्चा की बहू। अच्छा, तो आपके पुत्र की बहू को मारा? क्या नाम है उनका? रोशनी। अच्छा, फिर उसके बाद में विवाद आगे बढ़ गया? फिर बाद में रिपोर्ट गए थाने कर वे, तो थाने में लिखा लिखुई तो कर दी और बिन्ने दव कुछ नहीं, न बिन्ने की कोई मेरी सुनवाई भाई। अच्छा, फिर वे बाद में गए 8-9 बजे रात के, सुबह ने कहा कर आए, फिर कोई सवेरे तक भाई नहीं सुनवाई। फिर सवेरे गाली दे रहे, सवेरे बैठी गाली दे रहे। फिर मैंने फोन करो थाने, तब 2 जने आए मोटरसाइकिल पे। फिर ये विवाद फिर बढ़ा? हाँ, मोटरसाइकिल पे 2 जने आए, फिर बिन्नई के द्वारे ठाड़ी थी। सुबिन ने फिर हमें अपने द्वार से हमें बुला हुआ, तुम आए थे। पुलिस पहुंची थी वहाँ? हाँ, 2 जने गए थे मोटरसाइकिल। फिर बिन्ने कही ये हुआ बे हुआ, लिखा लिखुई गई कागज में, अब लड़ाई न करना, ये न करना, तो करेंगे। और बस चले आए और बिन्नई के सामने बेजा खान लगे कि लाठी निकाल ले। और बिन्ने चुपचाप चले आए, बिन्ने नहीं कही कि कछु लाठी निकाल रही। अच्छा, हाँ, बे चुपचाप चले आए, बिन्ने पीठ फेरी और बे हम लोग रीते जाते जुटे गए। बहुत मारा फिर? बहुत मारा। कितने लोग घायल हुए हैं? हम ये लोग घायल हैं, भी तो एक गई नहीं। ठीक है, हम लोगों ने कछुआ तो नहीं, भी तो साहब घर में डंडा सामने ही डाले थे, लठियाँ। तो लाठियों से मारपीट करना? लाठी तो जो हमारी टाँचियाँ मारते हैं। ठीक है।
अच्छा, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? कोई कार्रवाई नहीं करी, कल को रिपोर्ट सुधा तो दी नहीं जो हम दवाई करा ली। ठीक है। बच्चों में मारपीट का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है? ये थाना करहल के मदरावली गांव का एक मामला आया है। इसमें पारिवारिक हैं और उनमें आपस में एक बच्चे को खिलाने को लेके झगड़ा हुआ है। एक निसंतान महिला थी जो एक बच्चे को अपने गोद में लेके खिला रही थी, दूसरा पक्ष झगड़ा करने लगा। फिर दोनों पक्ष के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, उनमें लात घुसे लाठी डंडे से काफ़ी मारपीट हुई है। दोनों पक्षों को चोटें आई है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है। दोनों पक्षों से तहरीर आई है, इनका अभियोग दर्ज कर लिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या किसी की गिरफ्तारी भी है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसमें चोटें आई है इनको, इनके मेडिकल के आधार पे अभियोग दर्ज कर लिया गया और इसमें तत्काल विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, कितने लोग थे दोनों पक्षों? दोनों पक्षों ने 4 लोगों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया है थाना करहल में और साक्ष्य के क्रम में इनकी इसमें शीघ्रता से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने कड़ी ठंड एवं शीतलहर से बचाव के दृष्टिगत शहर के प्रमुख स्थानों पर जलाए जा रहे अलाव एवं रैन बसेरों का देर रात में आकस्मिक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बहालपुर तिराहा, मंडली, जिला चिकित्सालय व रैन बसेरा, सदर एवं भंवरनाथ चौराहे सहित शहर के कई प्रमुख स्थलों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी को इस सभी जगह अलाव जलते हुए मिले। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निराश्रित एवं बेसहारा लोगों को शेल्टर होम्स में रखा जाए। जिलाधिकारी ने रैन बसेरा में आए बेसहारा और निराश्रित व्यक्तियों से उनका हाल पूछा कि आपसे यहाँ ठहरने का कितना पैसा लिया गया है। इस बात पर सारे व्यक्तियों ने कहा कोई पैसा नहीं लिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा आप लोगों को खाने और रहने में कोई समस्या हो तो बताएं। इस बात पर व्यक्तियों ने मेरी सुविधाओं की सराहना की। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित किया कि रैन बसेरा के बाहर नोटिस बोर्ड पर निःशुल्क व्यवस्थाओं की लिखित जानकारी अंकित करे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति रात्रि में बाहर न रहे। उन्होंने जरूरतमंद लोगों को कंबल आदि का वितरण किया। आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील क्षेत्र फरिया रेलवे स्टेशन पर बनकर लगभग तैयार मालगोदाम, प्लेटफार्म और डबल ट्रैक रेलवे पटरी का 10 जनवरी को रेलवे संरक्षण आयुक्त के द्वारा स्पीड रॉयल रेलगाड़ी का किया जाएगा, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। फरिया से आजमगढ़ तक डबल रेलवे ट्रैक बनकर लगभग तैयार हो गया है और आजमगढ़ से सठियाओं तक डबल ट्रैक भी बन गया है, जो लगभग 1000 करोड़ की लागत से बना हुआ फरिया स्टेशन पर मालगोदाम प्लेटफार्म बनाया गया, जिसका निर्माण कार्य लगभग वर्षों से चल रहा। फरिया में 5 लाइन बिछी हुई है और मेन स्टेशन से मालगोदाम प्लेटफार्म तक ओवरब्रिज बनकर तैयार है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा मालगोदाम प्लेटफार्म बनाया गया, जिसमें 3 टावर लाइट लगी हुई है, जिसमें शाम को पूरा स्टेशन पर उजाला रहता है। लगभग 1 किलोमीटर तक स्टेशन जाने के लिए सीसी रोड का निर्माण और दोनों तरफ रोड लाइटें लगाई गई हैं। दर्जन नए स्टाफ भवन निर्माण हो गया है। फरिया में रेलवे सुरक्षा फोर्स का नया थाना बन गया है, जिसका 10 को स्पीड ट्रायल होगा और उसके बाद से फरिया स्टेशन पर आजमगढ़ का माल फरिया में उतरने लगेगा। इस खबर से फरिया क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं। फरिया निवासी पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव शाह आलम फराही ने कहा कि फरिया स्टेशन पर माल गोदाम बनने से अब इस क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास होगा। नाम है सर? शाह आलम फराही। सर, फरिया में जो है प्लेटफार्म का जो है उद्घाटन है 10 तारीख को, इसके बारे में कुछ बताएंगे? फरिया में बन ज़रूर रहा है, लेकिन ये पूरे जनपद का विकास का मेन अड्डा बन गया है। जो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक रेलवे के माध्यम से जो विकास होना चाहिए था इस ज़िले का, वो विकास नहीं हो पा रहा था। जब से मोदी जी की सरकार आई है तो विशेष तौर पे मैं आजमगढ़ को पूरे शाहगंज से लेकर मऊ तक जो दोहरीकरण ये सरकार ने करवाया है और फरिया रेलवे स्टेशन को अति सुंदर बनाया है। यहाँ पे 3 प्लेटफार्म बनाया है और माल गोदाम जो आजमगढ़ में था उसको यहाँ फरिया में ला के किया है, जिससे इस क्षेत्र के हज़ारों बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। जब यहाँ पर माल उतरेगा हज़ारों ट्रक आएंगे, जिससे बेरोज़गार बेचारे थे उनको माल लादने उतारने में लाभ होगा। और रही बात इस जनपद में, जैसे मुबारकपुर की बनारसी साड़ी बनती है, निज़ामाबाद में मिट्टी का बर्तन बनता है, फूलपुर जो क्षेत्र है लाल सोना जो लाल मिर्चा के नाम से मशहूर है, जिसको लाल सोना लोग कहते हैं, वो वहाँ पे सब उपेक्षा का शिकार थे ज़माने से। तो ये डबल ट्रैक होने से, यहाँ माल ढुलाई होने से, और ये हमारा क्षेत्र जो है सिगन मलिहाबाद कहा जाता है आम के मामले में,
और जिससे विदेशों में यहाँ का आम जाता है और गल्फ में जाता है और ये यूरोप में जाता है। जब यहाँ माल गोदाम बन गया है तो यहाँ के जो आम बागीचा आम व्यवसायी है यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा और लाल मिर्चा का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, जिसका लाल सोना कहते हैं। बनारस की साड़ियाँ हैं जो पूरे विश्व स्तर पे मशहूर है। निज़ामाबाद के मिट्टी के बर्तन हैं जो पूरे विश्व स्तर पे तो आप लोग सर काफ़ी खुशी हैं? बहुत खुश है, पूरा हम ही नहीं पूरा क्षेत्र खुश है इस रेलवे स्टेशन सुंदरीकरण प्लस माल गोदाम बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो रोजगार मिलेगा और जो यहाँ पे कुटीर उद्योग है, चाहे लाल मिर्चा का हो, चाहे मिट्टी के बर्तन का हो, चाहे आपके मुबारकपुर की बनारसी साड़ी का हो, इन व्यवसायियों का मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट करने में विदेशों में आसानी होगी। वाराणसी में सुनार नरहरि सोना निरंतर समाज हित में समाज के दुख दर्द में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है एवं समाज की लड़ाई सेवा समर्पण सहयोग संस्कार की भावना से लड़ता रहता है। इसी कड़ी में आज चौबीपुर थाना अंतर्गत नवापुरा बाजार में 2 वर्षों व्यवसायी के चोरी की घटना की जानकारी होने पर सुनार नरहरि सोना के संस्थापक धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा, श्रवण कुमार सेठ, विनोद कुमार सेठ, शिवम वर्मा, प्रदीप सेठ, शिवम सोनी, किशन सेठ सहित तमाम लोगों ने सम्मान सोना समाज के बंधु उपस्थित होकर घोर विरोध प्रदर्शन और शासन प्रशासन के विरुद्ध निरंतर धरना प्रदर्शन चलाया एवं ऐसी घटनाओं का पूरी तरीके से समाज विरोध कर रहा है और जब तक पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता तब तक समाज के लोग इस लड़ाई को निरंतर आगे लड़ते रहेंगे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत आज पुलिस ने साथी लुटेरा चंद्रमा प्रसाद को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि साथी लुटेरा चंद्रमा प्रसाद तरवा थाना टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। असलहा कारतूस एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। 20 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर सुरेंद्र लाल ने जानकारी दी है, सुनिए। आज लगभग शाम 7:30 बजे ग्राम मुंडेरी थाना तरवा में पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें चंद्रमा प्रसाद नामक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है व इसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे हैं। चंद्रमा प्रसाद एक अंतरराज्यीय अपराधी है व इसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे हैं। पुलिस को ये सूचना लगी थी कि यह अपराधी अपने 2 साथियों के साथ क्षेत्र में लूट की योजना बना रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करी गई व पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई। इसके 2 साथियों की गिरफ्तारी भी शीघ्र करी जाएगी व इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जनपद में लोगों की समस्याएं का निस्तारण तत्काल हो और उनको किसी असुविधा की समस्याओं को न झेलना पड़े, इसको लेकर के शासन के निर्देश पर हर शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस यानी तहसील दिवस आयोजन किया जाता है और उसमें लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और न्यायोचित निस्तारण भी किया जाता है ताकि किसी को ज़्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाना पड़े, खास करके इस ठंड के महीनों में। इसी दरमियान जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग यार द्वारा तहसील फूलपुर में संपूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। मुरादाबाद में भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री को परिवार सहित अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने के बाद थाना सचलैट में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुरादाबाद पुलिस इस मामले की गहनता से जांच में जुटी है क्योंकि धमकी देने वाले व्यक्ति ने मुख्यमंत्री योगेश संघ सहित सभी हिंदुवादी संगठनों को भी जोड़ा है। भाजपा नेता वीर सिंह सैनी का आरोप है कि धमकी देने वाले ने उसे भाजपा छोड़ने के लिए आग्रह किया है और कहा है कि जब वो लोग तुम्हारे हिंदुवादी संगठनों को नहीं छोड़ते तो तुम क्या चीज हो। धमकी देने वाले ने मैसेज के माध्यम से खुद को लश्कर खालसा का संदीप सिंह खालिस्तानी बताया है। धमकी मिलने के बाद भाजपा नेता वीर सिंह घबराए हुए हैं। इसके बाद उन्होंने थाना सचलैट में शिकायत देते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। मेरा नाम वीर सिंह सैनी है जी और मैं ग्राम सचलैट का रहने वाला हूँ, जिला मुरादाबाद है। आपका एक सोशल मीडिया द्वारा आपको कोई मैसेज पे कोई धमकी वमकी मिले, क्या है वो वाक्य बताएंगे उसके बारे में? जी 4 तारीख की रात्रि का 11:30 बजे का मामला है और अननोन नंबर से मुझे वीडियो कॉल आई। मैंने वीडियो कॉल नहीं उठाई तो मेरे व्हाट्सएप पर मुझे धमकी आई है, या तो भाजपा छोड़ दे या फिर तुझे मार दिया जाएगा और उसी के साथ तेरे परिवार को भी कुत्ते की मौत मारेंगे। क्या जिस नंबर से धमकी आई है उसका आप जानते हैं किसी को? जी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। अच्छा, क्या लिखा हुआ है चैट में? जो आपकी चैट है उसके बारे में बताएंगे? हाँ, उसमें लिखा हुआ है
तेरी क्या औकात है। जब हम आरएसएस में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जिसे आरएसएस हम लोग कहते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक है, और इंडियन आर्मी और सीएम योगी को नहीं पकड़ सकते, तो हम तेरे पास तो कौन सी सिक्योरिटी रखी है। आप तो कभी कुत्ते ही मौत मार देंगे। भाजपा में कार्यरत हैं आप? क्या पद है आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी में इस समय जिला मंत्री का दायित्व है किसान मोर्चे से मेरे पास। कब से काम कर रहे हैं आप भाजपा में? मैं भाजपा में काफ़ी समय से कार्य कर रहा हूँ और इस समय भी मौजूदा हूँ। उससे पहले मैं उसमें हिंदू जागरण मंच में जिला मंत्री था पूर्व में। जो धमकी भरे मैसेज आए हैं आपके पास, क्या आपने इसके पुलिस कार्रवाई की इसमें? जी, मैंने एफआईआर लिखवाई है, शहीलाट थाने में अपने प्रार्थना पत्र दिया था, उन्होंने वो रजिस्टर करने के बाद मुझे दे दिए चढ़ा के। अच्छा, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने यह आश्वासन दिया है, आप घबराओ मत, मुझे वोट, मेरे परिवार को डर लग रहा है कि आप घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, एक भाजपा नेता को लश्कर खालसा से धमकी मिली है, क्या पूरा मामला है? किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के द्वारा थाना छजलैट पर एक सूचना दर्ज कराई गई है, जिसमें उनको अज्ञात नंबर से धमकी दी गई है। इस सूचना को तत्काल दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।